साल 2003 भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होती है, जहां उसे 4 टेस्ट मैचों की एक सीरीज खेलनी होती है। ब्रिस्बेन में होने वाले पहले टेस्ट मैच से पहले एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन इंडियन कैप्टन को अपने घर पर खाने पर बुलाते हैं और कुछ बैटिंग टिप्स के साथ साथ उनकी ग्रिप भी अच्छी कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि कप्तान साहब अपने पहले ही टेस्ट में शतक ठोक देते हैं और अंदर से मन बना लेते हैं कि जो खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ने के इतने साल बाद भी उनकी बैटिंग टेक्निक ठीक कर सकता है, तो क्यों ना उसको इंडियन टीम का कोच बना लिया जाए। और जिस तरह का रुतबा उस वक्त उस कप्तान का हुआ करता था, बोर्ड में से किसी को हिम्मत नहीं हो सकती थी कि उनको मना कर सके। वक्त बीता, मई 2005 में कप्तान साहब के फेवरेट खिलाड़ी भारत के कोच बनते हैं और उसके कुछ ही महीने बाद उसी कप्तान को टीम से ही ड्रॉप कर देते हैं। कप्तान साहब हैरान होते हैं, वापसी भी करते हैं, लेकिन कप्तानी नहीं दी जाती और जितनी देर वो टीम से बाहर रहे, इस कोच ने टीम के अंदर ही फूट डाल दी। सीनियर्स के बीच ही फूट पड़ गई, कोई कहीं बिखर गया तो कोई कहीं। सब कुछ हुआ, बोर्ड देखता रहा। क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा खिलाड़ी भी मूक दर्शक बना रहा और इसी खामोशी ने भारत को 2007 वर्ल्ड कप जीतने के ख्वाब से महरूम कर दिया। तो आज कहानी उन 2 सालों में हुए भारतीय क्रिकेट कोचिंग के सबसे दागदार इतिहास की। कहानी के नायक कप्तान गांगुली की, तो खलनायक पूर्व कोच ग्रेग चैपल की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, स्लाइड करेंगे और वहां पर आपको हाइप का बटन मिलेगा, वहां से आप इस वीडियो को हाइप दे सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने क्रिकेट को 2003 के बाद समझना शुरू किया है, उनको इस वीडियो के कुछ हिस्से असहज कर सकते हैं, लेकिन 90s से क्रिकेट देखने वाले जान जाएंगे कि ग्रेग चैपल गलत थे या खिलाड़ी। बाकी जिन्होंने पिछले 15 साल से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी ली है, तो इस कोचिंग कांड के बारे में आज आपको सारा सच और झूठ पता लगने वाला है। तारीख 17 मार्च 2007, पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडैड। इंडिया वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हार गया। जी हाँ, बांग्लादेश, और वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जहां इंडिया के पास सचिन, सौरव, द्रविड़, कुंबले जैसे दिग्गज थे। पूरी टीम सिर्फ 191 रन पर ढेर हो गई। ये न सिर्फ एक मैच की हार थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, ये तो उस जहरीले दौर का क्लाइमैक्स था जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे खतरनाक माना जाएगा, जिसकी पटकथा 2005 से लिखनी शुरू हो चुकी थी। मई 2005, भारतीय क्रिकेट एक ऐसे मोड़ पर था जहां से रास्ता बदलना तय था। जॉन राइट ने बतौर कोच कमाल कर दिया था। इंडिया को 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए थे, लेकिन अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। तभी एंट्री हुई ग्रेग चैपल की, एक ऐसा इंसान जिसने जीतना सीखा था और ऑस्ट्रेलिया को कप्तान के तौर पर कामयाबी दिलाई थी। बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी, जिसमें सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज थे, उन्होंने टॉम मोडी और हेस्मंड हैंस को छोड़कर चैपल को चुना। ग्रेग चैपल की अपॉइंटमेंट के साथ उम्मीदों का पहाड़ आ गया था। इंडिया को 2007 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह से रिबूट करना था और चैपल का हार्ड एज हाई परफॉर्मेंस विजन बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे टीम को चाहिए था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि उनका ऑस्ट्रेलियन माय वे और द हाईवे वाला रवैया भारतीय क्रिकेट कल्चर से इतनी बुरी तरह से टकरा जाएगा। चैपल के कार्यकाल के सिर्फ 3 महीने बाद ही पहली दरार दिखाई देने लगी। सितंबर 2005 का जिम्बाब्वे टूर। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वार्म अप मैच में बैटिंग करते हुए गांगुली की टेनिस एल्बो की पुरानी चोट फिर से उभर आई। ये एक छोटी सी इंजरी थी जो पहले से ही चल रही थी और एक अनुभवी कप्तान होने के नाते उन्होंने रिटायर्ड हर्ट होने का फैसला किया ताकि आने वाले टेस्ट मैच मिस ना हो। जब दादा ड्रेसिंग रूम में आए तो उनसे ग्रेग ने पूछा कि क्या हुआ, तो गांगुली ने उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई। लेकिन गांगुली के लिए ये शौक था जब चैपल ने जिद की कि वापस जाकर के बैटिंग करे। गांगुली ने मना कर दिया। बस यहीं से रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। लेकिन असली धमाका हुआ पहले टेस्ट से एक दिन पहले, बुलवायो में। दादा ने बताया कि ग्रेग एक शाम मेरे पास आए और मुझे वो टीम दिखाई जो उन्होंने टेस्ट मैच के लिए चुनी थी। उसमें कुछ अहम खिलाड़ी नहीं थे और मुझे समझ में नहीं आया कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आया वो पल जिसने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया। चैपल ने सीधे अपने कप्तान को देख करके कह दिया कि इनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं है। सोच सकते हैं, गांगुली हक्का बक्का रह गए। उन्होंने तुरंत राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजर अमिताभ चौधरी को बुलाया। इसके बाद एक टेंस मीटिंग हुई जिसमें माहौल शांत करने की कोशिश की गई और आखिर में चैपल पीछे हटे। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। अगले ही दिन एक ऐसा कदम उठाया जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को हिला दिया। गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहानी पब्लिक कर दी और शायद दादा ये गलत कर गए। ये बस शुरुआत थी। उसके बाद वाकया हुआ जिसने टीम को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। चैपल ने बीसीसीआई अफसरों को एक कॉन्फिडेंशियल 6 पन्नों का ईमेल लिखा था और न जाने कैसे मीडिया तक पहुंच गया। इसकी डिटेल्स तबाही मचाने वाली थी। लीक हुए ईमेल के मुताबिक
चैपल ने लिखा था कि गांगुली अपनी कप्तानी बचाने के लिए इतने बेताब हैं कि टीम के अंदर लगातार दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जरूरी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने अपने साथियों का भरोसा और रिस्पेक्ट खो दिया है। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद था। वीरेंद्र सहवाग ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने खुद चैपल को ये ईमेल टाइप करते हुए देखा था। जब ईमेल पब्लिक हुआ तो जैसे तूफान आ गया। चैपल ने कहा कि वे बेहद निराश हैं, लेकिन पूरी तरह से हैरान नहीं कि उनका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हो गया। लेकिन अब नुकसान रिवर्स नहीं हो सकता था। टीम इंडिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी और कप्तान कोच का रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका था। जो मामला ड्रेसिंग रूम के अंदर रहना चाहिए था वो अब नेशनल कंट्रोवर्सी बन चुका था। आखिरकार वही हुआ जो होना था। नवंबर 2005 में गांगुली से कप्तानी छीन ली गई। राहुल द्रविड़ नए कप्तान बने और कुछ समय बाद गांगुली को टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। जिस इंसान ने चैपल को ये जॉब दिलवाई थी वो खुद बाहर हो चुका था। भारतीय क्रिकेट ने अपनी सबसे डार्क क्रिकेटिंग वॉर में से एक देख ली थी। गांगुली को हटाना तो चैपल की मुश्किलों की बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो टीम की यूनिटी का ऐसा डिक्लाइन था जिसकी गूंज भारतीय क्रिकेट में सालों तक सुनाई दी। जिस पर हरभजन सिंह ने एक डरावनी तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि जब ग्रेग चैपल हमारी टीम के कोच बने उन्होंने पूरी टीम को अस्त व्यस्त कर दिया। वो जो चाहे करते थे। ग्रेग चैपल की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। लोग एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। लेकिन शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सचिन तेंदुलकर की तरफ से आया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में मास्टर ब्लास्टर ने लिखा कि 2007 वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले चैपल उनके घर आए थे और एक दिन हैरान कर देने वाला प्रपोजल रखा था। सचिन ने लिखा, मेरी हैरानी की बात थी कि चैपल ने सुझाव दिया कि मैं राहुल द्रविड़ से कप्तानी ले लूं। चैपल ने उनसे कहा था कि हम दोनों मिलकर सालों तक भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सचिन इस बात से बेहद आहत हुए कि उन्होंने चैपल को एक रिंग मास्टर बताया जो अपने आइडियाज खिलाड़ियों पर थोपता था बिना ये सोचे कि उन्हें ये ठीक लगता है या नहीं। बीसीसीआई इस पब्लिक डिवाइड को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन नुकसान आग की तरह फैल रहा था। खिलाड़ी गुटों में बढ़ चुके थे, भरोसा खत्म हो चुका था और जो कभी एकजुट टीम थी वो अब सिर्फ ऐसे खिलाड़ियों का एक ग्रुप बन गई थी जो अपनी अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे थे। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 90s के फैंस को याद होगी, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में क्रिकेट देखने वाले लोग शायद ये जान करके चौंक जाएंगे, क्योंकि जितना ड्रामा उस दौर में हुआ उसके बावजूद चैपल के दौर के नतीजे उतने भयानक नहीं थे जितने लोग याद करते हैं, बल्कि सच कहें तो थोड़े मिक्स थे। उनके कार्यकाल में इंडिया ने 18 टेस्ट खेले जिनमें 7 जीते, 4 हारे और 7 ड्रॉ हुए। इंग्लैंड और पाकिस्तान को घर में सीरीज हराई और 35 साल बाद वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज जीतने का ऐतिहासिक कारनामा भी किया। वनडे में 62 मैचों में से 32 जीते, यानी 51.6 की विन परसेंटेज। यहाँ तक कि लगातार 17 वनडे टारगेट चेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। जिन यंग ब्लड्स को उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया उनमें से कुछ बाद में टीम इंडिया की रीढ़ बने। MS धोनी का उदय इसी दौर में हुआ। युवराज सिंह का परफॉर्मेंस निखरा और कुछ और खिलाड़ियों की प्रतिभा भी सामने आई। RP सिंह, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी 2007 T20 वर्ल्ड कप के हीरो बने। लेकिन ये सच है कि चैपल के एक्सपेरिमेंट खत्म ही नहीं हो रहे थे और कई बार तो समझ से बाहर थे। सचिन तेंदुलकर को उनकी कामयाब और ओपनिंग पोजीशन से हटाकर वनडे में नंबर 4 पर भेज दिया गया। इरफान पठान को नंबर 3 पर बैटिंग के लिए प्रमोट किया गया। इन बदलावों के पीछे कोई साफ लॉजिक नजर नहीं आता था। 2007 वर्ल्ड कप नजदीक आते आते खुद चैपल को भी एहसास हो गया कि कुछ बदलना पड़ेगा। सबसे बड़ा कदम था सौरव गांगुली की टीम में वापसी। वही इंसान जिन्हें बदनाम करके इस टीम से बाहर किया गया था अचानक फिर जरूरी हो गया। ये साफ इशारा था कि गांगुली को हटाने वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था, लेकिन किसी में खुलकर मानने की हिम्मत नहीं थी। वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन में एक्सपीरियंस और चैपल के प्रमोट किए गए यंग प्लेयर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। गांगुली, तेंदुलकर और द्रविड़ जैसे सीनियर्स वापस आ गए थे, लेकिन उनके साथ रॉबिन उथप्पा जैसे कम अनुभवी खिलाड़ी भी थे। ये एक असहज मिक्स था। सीनियर्स जो कोच के तरीकों से झुलस चुके थे और यंगस्टर्स जिन्हें वक्त से पहले स्पॉटलाइट में डाल दिया गया था। वर्ल्ड कप के हादसे के बाद नतीजे तेज और बेरहम थे। टूर्नामेंट खत्म होने से पहले ही ग्रेग चैपल के खिलाफ माहौल बन चुका था। 4 अप्रैल 2007 को इंडिया के बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद चैपल ने बीसीसीआई को ईमेल भेजकर बताया कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन नहीं चाहेंगे। अपनी रेजिग्नेशन ईमेल में चैपल ने बीसीसीआई, खिलाड़ियों और मीडिया को भी हमेशा मुझे खुद पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। खैर, ग्रेग चैपल ने बाद में अपनी गलतियां मान ली। उन्होंने कहा उनका सबसे बड़ा पछतावा सचिन से बैटिंग पोजीशन को लेकर के हुई अनबन थी। चैपल ने माना कि उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों से अपने प्लान्स ठीक से साझा नहीं किए और उन्हें ज्यादा पेशेंस रखना चाहिए था। भारतीय क्रिकेट टीम ने यह सबक बहुत महंगे दाम पर सीखा और आपसी भरोसा फिर से बनाने में सालों लगे। लेकिन अजीब तरह से इस अंधेरे दौर ने भारतीय क्रिकेट को और मजबूत बनाया।
अगली पीढ़ी के कोच गैरी कर्स्टन, धोनी बतौर कप्तान और आगे आने वाले मेंटर्स, सभी ने समझ लिया कि लोगों को संभालना उतना ही जरूरी है जितना कि रणनीति को संभालना। ग्रेग चैपल का दौर आज भी एक चेतावनी की कहानी है, याद दिलाने वाला कि क्रिकेट हो या जिंदगी, लोगों के साथ आपका व्यवहार आपके ज्ञान से कहीं ज्यादा मायने रखता है और कभी कभी सबसे अंधेरे चैप्टर ही सबसे कीमती सबक सिखा जाते हैं।